नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम और लास्ट के जो 30 दिन बचे हुए हैं उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ग्रुप डी के लिए आईटीआई और 10th को लेकर कोर्ट केस चल रहा है, उसकी लगातार अपडेट और तारीख पे तारीख हमको मिलती आ रही हैं। लेकिन अभी 28 और 30 अक्टूबर तक ये 100% फाइनल हो जाएगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। और बहुत सारे कैंडिडेट इस कन्फ्यूजन में भी हैं कि जो रेलवे ने 17 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक एग्ज़ाम डेट रखी थी, तो क्या इस शेड्यूल में रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो पाएगा। तो बिल्कुल देखो, 17 नवंबर से एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी चेंजेस आएंगे। और जो भी रेलवे ग्रुप डी का जब नोटिफिकेशन आया था, तो जो उन्होंने 10th पास की एलिजिबिलिटी रखी थी वही एलिजिबिलिटी इसमें रहेगी। और जितने भी कैंडिडेट डीमोटिवेट हो रहे हैं, जिनके पास आईटीआई नहीं है, सिर्फ 10th पास से उन्होंने फॉर्म डाला है, तो उनको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अपनी पढ़ाई को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जारी रखे रहना है, क्योंकि जो अंत तक पढ़ाई करता रहेगा सिर्फ सिलेक्शन उसी का होना है। बाकी आगे हम वीडियो में आपको बताते हैं कि लास्ट के 30 दिनों में आपको क्या क्या करना है। और जब मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था और जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, आप सबको मैंने पहले भी बताया है कि मैंने जो इसके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम की तैयारी है वो 6 से 7 महीने ही करी थी। तो लास्ट के 1 महीने में मैंने क्या क्या किया था और इस समय के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम A to Z सभी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। बस आप ये सोचकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए कि आपका एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट होगा और 17 नवंबर से लेकर लास्ट दिसंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम किसी भी समय हो सकता है। लेकिन जिनका एग्ज़ाम 17 नवंबर को भी होगा, उनके पास भी मिनिमम अभी फिक्स 1 महीने यानी कि लगभग 30 दिन का समय उनके पास मिनिमम है। अब बात यह है कि हम ये लास्ट के जो 30 दिन बचे हुए हैं, इसमें किस तरह से तैयारी करें ताकि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे, जब अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो 4 गुना हो पाए और जितने भी क्वेश्चन हमारे सामने खुल के आएंगे वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम उनको सॉल्व कर पाएँ। देखो, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि इन लास्ट के 30 दिनों के लिए आपको एक चार्ट बनाना है। जैसा कि मैं पहले ही आपको अलग अलग स्ट्रेटजी वीडियो बना चुका हूं कि आपको 5 महीने में कैसे ग्रुप डी की तैयारी करनी है, अपने हर एक अलग अलग सब्जेक्ट को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप कवर करना है, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो के थ्रू बता चुका हूँ। तो जो भी कैंडिडेट हमसे पहले से जुड़े हुए हैं और लगातार तैयारी इसकी कर रहे हैं, वो इस रेस में बहुत ज़्यादा आगे हो गए होंगे। तो देखो, सबसे पहले लास्ट के 30 दिनों में किस तरह से प्रिपरेशन करनी है उसका चार्ट आपको बना लेना है। चार्ट में आपको 3 तरह से काम करना है। पहला, जितना भी आपका सिलेबस रह गया है उन सभी टॉपिक्स को आपको लिखना है और ये टॉपिक्स भी 3 तरह से लिखना है, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो, साइंस को या फिर जीके करंट अफेयर के हो। सबसे पहले जो सिलेबस में टॉपिक्स रह गए हैं, तो उसमें एक लिस्ट बनाना है आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स की, दूसरी बनाना है एवरेज टॉपिक्स की और तीसरी बनाना है जो आपके वीक टॉपिक्स हैं। तो चारों सब्जेक्ट के इस तरह से आपको सभी टॉपिक्स के नाम लिख लेने हैं कि आपका कौन सा टॉपिक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एवरेज है और कौन सा वीक है। अब जब आप ये स्ट्रॉन्ग टॉपिक, वीक टॉपिक और एवरेज टॉपिक लिख लोगे, तो जो भी आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, तो उसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है, ना कि उनको दोबारा से क्लासेस के थ्रू पढ़ना है। लेकिन जो भी टॉपिक्स आपके एवरेज हैं या फिर जो टॉपिक वीक हैं, उन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं सिर्फ उसी को पढ़ते रहो, जो आपके एवरेज टॉपिक्स हैं उस पे ज़्यादा मेहनत करो, वीक टॉपिक्स को भी समझने की कोशिश करो। मैं खुद की बता रहा हूँ, मुझे पूरे मैथ में मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री सबसे हार्ड टॉपिक लगता था और मेंसुरेशन को मैंने टोटल 5 बार अलग अलग टीचर से पढ़े थे, तब जाके मुझे समझ में आया था। और अब जाके मेरे इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं कि कोई सा भी मेंसुरेशन का सवाल आ जाए तो वो आसानी से हल हो जाता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को सिर्फ रिवाइज करना है, एवरेज टॉपिक और वीक टॉपिक की आपको क्लासेस देखनी है और उनको अच्छे से समझना है ताकि आपके क्वेश्चंस बन जाएं। तो ये चीज़ हो गई आपकी पढ़ाई करने की और 30 दिन तक लगातार आपको ये करना है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि जैसे ही आपका 40% सिलेबस कंप्लीट हो गया हो, तो आपको एक मॉक टेस्ट देना है। और अभी से लेकर जो भी मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है, तो एक मॉक टेस्ट आपको डेली बिल्कुल कंपलसरी देना है। अगर इसमें आप कोई भी कारस्तानी करते हो या फिर एक मॉक टेस्ट डेली नहीं देते हो, उसकी अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हो, तो फिर आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका वीक टॉपिक कौन सा है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है और एवरेज टॉपिक कौन सा है। तो फिर आपके जो लास्ट 30 दिन की जो स्ट्रेटजी है, किसी भी काम में नहीं आने वाली है और आपकी तैयारी भी हो सकता है उस तरीके की ना हो पाए
है जिस तरीके की इस समय पे ग्रुप डी में तैयारी करने की ज़रूरत है। तो ये बात बिल्कुल याद रखना कि एक मॉक टेस्ट डेली देना बिल्कुल कंपलसरी है और उसकी एनालिसिस भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। मॉक टेस्ट किस तरह से देना है इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो भी आप देख सकते हो। अब कुछ लोगों के मन में एक सवाल रह रहा होगा कि हम ये 30 दिनों की जो स्ट्रेटजी है इसका टाइम टेबल किस तरह से बनाएं, इसको भी तो फॉलो करना ज़रूरी है कि हम कौन से टाइम पे कितनी चीज़ें और कितने घंटे तक क्या पढ़ें। तो इसके लिए भी मैं डेली रूटीन के लिए कुछ चीज़ें आपको सिंपल बता देता हूं, चाहे तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग इनको मैनेज कर सकते हैं। देखो, मैं आपके टाइम टेबल 4 पार्ट में बांट देता हूँ। पहला मॉर्निंग का, दूसरा आफ्टरनून का, तीसरा हो जाएगा इवनिंग का और चौथा हो जाएगा नाइट का। सुबह सुबह आपको जितने भी फॉर्मूला हैं मैथ के और जो भी जीके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए थे उनका रिवीजन आपको करना है। और मॉर्निंग में सिर्फ मैथ के फॉर्मूला वाले सवाल और जीके का रिवीजन करना है। दूसरी चीज़ आती है आपकी आफ्टरनून की, तो इसमें आपको साइंस या फिर रीजनिंग दो में से किसी एक के टॉपिक्स को उठा लेना है और उसकी अच्छे से रिवीजन करना है और जो भी टॉपिक रह गए हैं उनको पढ़ना है। तो जो आफ्टरनून है इसमें साइंस और रीजनिंग आप पढ़ सकते हैं। बाकी जब इवनिंग का समय आएगा तो इवनिंग में आपको एक मॉक टेस्ट देना है, उसकी अच्छे से आपको एनालिसिस करनी है जिससे आपके मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर सभी की रिवीजन एक साथ हो जाएगी और आप एनालिसिस भी कर पाओगे कि किस चीज़ में आप कमज़ोर हो, किस में स्ट्रॉन्ग हो। इसके बाद जब रात का समय आएगा तो इसमें आपको साइंस पढ़ लेनी है थोड़ी बहुत, या फिर जो करंट अफेयर की चीज़ें हैं लास्ट के 8 महीने की वो आपको नाइट में पढ़ लेनी है। इसके बाद आपको रेस्ट करना है। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल इतने बजे से लेके इतने बजे तक ही आप पढ़ाई करो। कैसे भी करके 2-2 घंटे आप निकालो और चारों शिफ्ट में आप 2-2 घंटे दोगे तो 8 घंटे मिनिमम हो जाएंगे। बाकी अगर आपके पास और ज़्यादा समय है तो आप अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हो और ज़्यादा भी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, आप कितनी भी ज़्यादा पढ़ाई करो लेकिन मिनिमम 7 घंटे की नींद आपको प्रॉपर लेनी है। कई ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हो सकता है कि पार्ट टाइम जॉब भी करते होंगे, प्राइवेट कोई जॉब करते होंगे, तो ऐसे में देखो उनको दिक्कत हो सकती है कि आप हो सकता है 8-9 घंटे काम करके आते हो, फिर ऊपर से आपको कुछ घर के काम भी करने पड़ सकते हैं। फिर अगर आप पढ़ाई करोगे तो फिर आपकी नींद डिस्टर्ब इस चीज़ से हो जाएगी जिससे कि आपके माइंड पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है और आपका दिमाग कम चलता है। तो आपको नींद प्रॉपर लेनी है, चाहे कम पढ़ाई करो लेकिन नींद प्रॉपर लो जिससे कि आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो फिर से एक बार बता देता हूँ आपका डेली रूटीन। सुबह में आपको मैथ के फॉर्मूला और जीके का रिवीजन करना है। आफ्टरनून में आपको रीजनिंग और साइंस पढ़नी है। इवनिंग में आपको मॉक टेस्ट और उसके अच्छे से एनालिसिस करनी है और नाइट में आपको करंट अफेयर पढ़नी है, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। और हाँ, एक बात और कि आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो कोशिश करना कि जो 2022 के प्रीवियस ईयर के ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे उन्हीं शिफ्ट को आपको सॉल्व करना है, उसी का मॉक टेस्ट देना है। हो सकता है कि उसमें आपका स्कोर 60 के लगभग भी आ सकता है, कम स्कोर आ सकता है, लेकिन जो 2022 का ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वो रेलवे के इतिहास का सबसे हार्ड एग्जाम मेरे हिसाब से हुआ था। में जो क्वेश्चंस आए थे उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन रेलवे ने किसी भी एग्जाम में ना तो अब तक पूछे हैं और ना आगे हो सकता है पूछेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो अगर आप 2022 का प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दोगे तो अगर कम स्कोर भी आता है तो इस चीज़ से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जब आप रियल एग्जाम देने जाओगे तो उससे बहुत ज़्यादा स्कोर आपका आएगा। बाकी देखो, जो मैंने आपको टाइम बताया है उसे आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा। लेकिन ये चीज़ आपको कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, बिल्कुल भी आपको बीच में गैप नहीं देना है। कई लोग ऐसा करते हैं कि किसी रिश्तेदारी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, कोई काम आ गया है या किसी भी वजह से डिस्टर्ब होने लगते हो, तो ऐसा करोगे तो फिर इसका आपको बहुत ज़्यादा पछतावा हो सकता है। बाकी देखो, लास्ट 30 दिन की जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ रिवीजन करने की होती है। इसमें आपकी थ्योरी बहुत कम पढ़नी होती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो इन 30 दिनों में आपको कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देकर उनकी अच्छे से एनालिसिस करना और जो भी गलतियाँ आप उसमें करो सिर्फ उन गलतियों पे काम करना, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना अच्छा आप ग्रुप डी के सिलेबस को समझ पाओगे और आगे जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन जैसे ही वो देख लेते हैं कि उनके मार्क्स बहुत कम आए हैं तो इस चीज़ से वो डीमोटिवेट हो जाते हैं और उसकी एनालिसिस नहीं करते हैं या फिर अच्छे से एनालिसिस नहीं करते हैं। और जब तक आप उसकी अच्छे से एनालिसिस नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट देने का कोई भी आपको बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। तो एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि चाहे कितने भी कम मार्क्स आएँ, एनालिसिस बिल्कुल प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको करनी है। तो अब बात आती है कि इतने कम समय में पूरे सब्जेक्ट, पूरे टॉपिक्स की रिवीजन कैसे करें। तो देखो, अभी आपके पास समय है, इसमें स्मार्ट रिवीजन आप कर सकते हो।
किस तरह से करनी है चलिए बताते हैं। देखो इसके लिए जब मैंने स्ट्रेटजी बताई थी या फिर जिसने नहीं देखी है तो उनको मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको मैथ के सभी फॉर्मूला को, जितने भी जीके के फैक्ट्स हैं उनको, जितने भी साइंस के नियम हैं उनको, और जो भी रीजनिंग की ट्रिक्स हैं उन सभी को एक कॉपी में रजिस्टर में लिख लेना है। और फिर जिस भी टाइम आपको डेली 1 घंटा देना है, जिस भी टाइम आपको कंफर्टेबल लगे तो उस टाइम पे आपको इसकी रिवीजन करनी है। जितनी भी चीज़ें आप उस रजिस्टर में लिखोगे तो उसे जब बार बार रिवाइज करोगे तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगी। और जब आप इन चीज़ों को एक जगह लिखे रहोगे तो आप फास्ट रिवीजन भी कर लोगे। बाकी देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बार बार पढ़ते भी हो लेकिन बार बार फिर से भूल जाते हो, तो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो स्टिक नोट्स आते हैं उनको आपको वो चीज़ें जो हैं वो उस छोटे से नोट्स पे लिख लेनी है, और जहाँ पे आप ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो वहाँ पे लिखकर चिपका देनी है। अब लास्ट के 30 दिनों में एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, तो जब भी आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो जब तक, जैसे कि 90 मिनट का हमारा ग्रुप डी का एग्जाम होता है, तो 90 मिनट का मॉक टेस्ट आप देने बैठोगे तो रियल एनवायरनमेंट जैसा आपको फील करना है, ताकि आप एग्जाम का जो एग्जाम हॉल के अंदर प्रेशर रहेगा उसको भी फील कर पाओ, उसको मैनेज कर पाओ। तो जब भी आप मॉक टेस्ट को स्टार्ट करोगे तो पूरे 90 मिनट तक आपको मॉक टेस्ट देने के लिए बैठे रहना है और पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना है। बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी मॉक टेस्ट को आपको रोकना नहीं है। जैसे भी आपने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तो जब तक कि वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना है। ऐसा करने से जो एग्जाम का प्रेशर है उसे आसानी से आप हैंडल कर पाओगे। तो दोस्तों यही सारी स्ट्रेटजी है जो कि लास्ट के 30 दिन तक आप अगर अपनाओगे और कंसिस्टेंसी के साथ डेली पूरी तरह से मेहनत करोगे जैसे पहले से करते आ रहे हो, तो 100% आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि जो लोग मेहनत करते हैं उनको रिजल्ट मिलता भी है। बाकी देखो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। बिल्कुल देखो, जब तक आप का जो रिजल्ट है, चाहे वो कोर्ट केस का रिजल्ट हो, चाहे वो आपकी मेहनत का रिजल्ट हो, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप इसका फैसला मन में नहीं कर पाओगे। और हमेशा आप लोग नेगेटिव ही क्यों सोचते हो कि अगर 17 नवंबर की एग्ज़ाम डेट पर स्टे लग गया है तो यही चीज़ क्यों सोचोगे कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम नहीं होगा। पॉजिटिव सोचो कि हाँ 17 नवंबर से एग्ज़ाम होगा, हमें यही डेट मानकर तैयारी करनी है। बाकी और जो भी चीज़ें हैं मैं आपको बताता रहूँगा और इसके लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। बाकी उम्मीद है कि आपको ये 30 दिन की स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम भी बताए हैं, इसकी मैंने अलग से वीडियोज बनाई हैं, तो वो जाके भी आप देख सकते हो किसको किस तरह से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। बाकी जो 2025 का फॉर्म नहीं भर पाए थे, 2026 ग्रुप डी की जब आगे वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी अगर करना चाहते हैं, तो जो मैंने स्टार्टिंग से स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है, शुरू से लेके बेसिक से सारा का सारा सिलेबस आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है, तो उन वीडियोज़ की जो स्ट्रेटजी है उन्हें आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। वो बिल्कुल जेन्युइन, मैंने खुद के एक्सपीरियंस से जो मैंने खुद चीज़ें करी हैं उसी के आधार पर मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, तो उसे देखकर आप पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। और अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप 5 से 6 महीने पढ़ाई करते हो तो 100% चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बाकी देखो मैं ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग लास्ट के 5-6 महीने से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं या फिर एवरेज तैयारी कर रहे हैं, तो वो लास्ट के इन 30 दिनों में अपनी तैयारी को ऐसे नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं जैसा कि वो 5 महीने से नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी आज की इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाकी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।